अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। मैंने उसे अपने ऊपर से हटाया और एहतियात से सीट पर लिटा दिया। इसी इस्ना में ट्रैफिक कांस्टेबल कार के नजदीक पहुंच चुका था। आपकी साथी जख्मी हो गई हैं जनाब, उसने कार के अंदर झांकते हुए कहा। एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया गया जनाब, और एम्बुलेंस किसी भी लम्हे यहाँ पहुंचने वाली होगी। आपके तो ज्यादा चोटें नहीं आई? नहीं, मैंने दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकलते हुए कहा। दूसरी कार के ड्राइवर का क्या बना? बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है जनाब, उसे किसी तरह खींच खांच कर कार से तो बाहर निकाल लिया गया, मगर शायद ही बच सकेगा। कांस्टेबल का जुमला खत्म होने से कबल ही एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दी। ट्रैफिक जाम होने की वजह से एम्बुलेंस को मुतासर मुकाम तक पहुंचने में थोड़ी दुश्वारी पेश आई थी। फिर दोनों जख्मियों यानी दूसरी कार के ड्राइवर और नकीता को बड़ी तेजी से एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया। बेमी झपटकर एम्बुलेंस के अकबी हिस्से में घुस गया था। दूसरी कार का ड्राइवर वाकई बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था, उसकी सांसें भी टूट रही थी। एम्बुलेंस के अकबी हिस्से में मौजूद डॉक्टर ने जख्मी ड्राइवर के प्लाज्मा की ड्रिप लगा दी थी और एक इंजेक्शन भी दे दिया था। फिर वो नकीता की तरफ मुतवज्जो हुआ था। इसकी हालत तशवीशनाक नहीं है, मैंने कहा, बस इसे मामूली सी मरहम पट्टी की जरूरत है, मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। डॉक्टर ने बड़ी बेरुखी से कहा और नकीता का मुआयना करने लगा। ये सदमे से बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने सर उठाते हुए कहा, सर की चोट मामूली नोयत की है, इन्हें हॉस्पिटल में रुकना नहीं पड़ेगा। मैंने दूसरी कार के ड्राइवर को गौर से देखा जो स्ट्रेचर पर पड़ा था। उसकी उम्र बमुश्किल 28 बरस रही होगी। मालूम नहीं वो इतनी तेज रफ्तारी से क्यों ड्राइविंग कर रहा था। एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटल की थी जो सीधी शुमाए हादसात के बाहर जा रुकी और मुस्तैद वार्ड बॉय दोनों जख्मियों को बड़ी फुर्ती से स्ट्रेचर पर डालकर शोबे हादसात में ले गए। निकिता को जल्दी होश आ गया, उसके सर पर मामूली सी बैंडल की गई थी, जबकि दूसरी कार के ड्राइवर को तिब्बी इमदाद देने का अमल अब तक जारी था। डॉक्टरों ने नकीता को चूंकि जाने की इजाजत दे दी थी, इसलिए हम दोनों शोबा आसास से बाहर निकल आए। अभी हम हॉस्पिटल की रायदारी ही में थे कि कब से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जरा एक मिनट बात सुनिएगा जनाब। मैंने एक नरम आवाज सुनी, मगर मैं बड़े जारिहाना अंदाज में पलटा। छू कर मुतवज्जो करने का अमल इंतहाई गैर इखलाकी है। क्या बात है? मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। मेरा मुखातिब दरमियाना कद का मालिक एक शाहफाम नौजवान था। हादसा आप ही की कार को आया जनाब, उसने बड़े शाइस्ता लहजे में कहा। सवार उसने मुझसे किया था, मगर उसकी नजरें नकीता के चेहरे पर मौकूल थी। हाँ, मैंने उसे घूरते हुए कहा, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या आप दोनों हजरात जरा देर के लिए मेरे साथ चलने की जहमत करेंगे? नहीं, मैंने सफाई में कहा और नकीता का हाथ पकड़कर उसे चलने का इशारा किया। मुझे अदम ताबन का मुजाहरा करके आप अपनी मुश्किलात में इजाफा करेंगे। बेहतर ये है कि मेरे साथ चले चलें। जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम हो कौन, मैं तुमसे किसी किस्म का ताउन नहीं कर सकूंगा। उसने जेब में से अपना पर्स निकाला और उसे खोलकर मेरी तरफ बढ़ा दिया, जहां उसका शिनाख्ती कार्ड नजर आ रहा था। उसका ताल्लुक CID से था। ओह, मैंने मुस्कुरा कर कहा, चलो कहाँ चलना है, मैं तुमसे हर तरह ताउन करूंगा। वो मुझे हॉस्पिटल ही में वाकई एक छोटे से कमरे में लाया। कमरे में रखे हुए सादो सामान से जाहिर हो रहा था कि वो रिपोर्टिंग सेंटर है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप दोनों ही मुकामी बाशिंदे नहीं हैं। उसने हमें कुर्सियों पर बिठाते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है सार्जेंट। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हम मुकामी बाशिंदे नहीं हैं। पासपोर्ट दिखाइए। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, पासपोर्ट? मैंने हैरत से कहा, वो तो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? उसने खुश्क लहजे में कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि गैर मुल्कियों का बगैर पासपोर्ट घूमना जजीरे पर मना है? नहीं, मैंने दफी में सारी लाया, मुझे तो ये बात मालूम नहीं है। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, आप लोग कानून शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। उसने एक रजिस्टर खोलते हुए कहा, ये क्या बेहुदगी है? नकीता ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं जख्मी हूँ, मुझसे हमदर्दी करने के बजाय तुम हमें हिरासा करने की कोशिश कर रहे हो। बल्कि मुझे आप पर गैर मुल्की एजेंट होने का भी शुबा है। या बकुआ से मालूम हुआ है कि आपने सिग्नल तोड़ा था, जिससे ये हादसा रुनुमा हुआ है। अगर हमने सिग्नल तोड़ा था तो ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने हमें क्यों छोड़ दिया? उसने आप लोगों को कब छोड़ा? आप लोग तो वहां से फरार हो गए थे। आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। मैं बड़े गौर से उसे देख रहा था। क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि अगर तुम हमारे साथ इस किस्म का सलूक करोगे तो हमारे मुल्क का सफारत खाना खामोश नहीं रहेगा? वो बाद की बात है। उसने बेपरवाही से कहा, फिलहाल तो तुम्हें लॉकअप में डाल दिया जाएगा। अखबारात में तुम्हारी तस्वीरें छपेंगी तो पता चलेगा। मेरा खून खोलने लगा था जबकि नकीता उससे मैं आपे से बाहर हो गई थी। तुम इन्हें बताते क्यों नहीं कि हम हैं कौन? उसने बड़े गुस्सीले लहजे में मुझसे कहा। मैंने उसे पुरस्कूर देने को कहा और सार्जेंट बोला,
देखो हम शरीफ लोग हैं, हमें लॉकअप में मत डालना। मेरी बात सुनकर वो फातियाना अंदाज में मुस्कुराया। अंदाज ऐसा था जैसे उसने कोई बड़ा मार्का जीत लिया हो। तुम 3 अदद कानून शिकनियों के मुर्तकिब हुए हो, तुम्हारे खिलाफ पर्चा तो जरूर कटेगा। मुझे इजाजत दो कि मैं अपने सफारत खाने को मुतला कर दूं। मैंने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार, उसने मेज पर से रूल हटाते हुए कहा, यहाँ की किसी चीज को भी बिला इजाजत हाथ मत लगाना। मैंने हाथ पीछे हटा लिया। मैं समझ नहीं सका कि तुम आखिर चाहते क्या हो। मैंने बेबसी से कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कानून की खिलाफ वर्दी करने पर तुम्हें सजा दिलवाई जाए। हम लोग मुजरिम नहीं है सार्जेंट। मुजरिम पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, फिर कोई कदम उठाते हैं। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? उसने सर को मनफी में जुम्बच दी। ये फैसला करना तो अदालत का काम है। तुम मुजरिम हो या बेकसूर, मैं तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूँ। अपने नाम बताओ। सुनो, मैंने सरगोशियाना अंदाज में कहा, क्या बचत की कोई सूरत नहीं? सोच समझ कर गुफ्तगू करो मिस्टर, उसने बड़े जलाल से कहा। अगर तुम्हारे मुंह से कोई गैर दिमेतराना बात दिखी तो एक और चार्ज लग जाएगा। अगर वाकई कोई सूरत नहीं तो फिर रिपोर्ट ही दर्ज कर लो। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मैं तो चाह रहा था कि ऐसी सूरत निकल आए जिसमें हम दोनों का फायदा हो जाए। दोनों को फायदा? उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा, बताओ तुम्हारे दिन में क्या सूरत है? देखो, ये तुम जानते हो कि हम मुजरिम नहीं है, हम सिर्फ बेजा रहमतों से बचना चाहते हैं। इस मकसद के लिए अगर तुम हमसे कोई सौदा कर लो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया। तुम नहीं माने, मुझे रिश्वत की पेशकश करके आखिरकार तुमने खुद को मुश्किल में फंसा ही लिया। तुम्हारी मर्जी, जितने जाओ मुकदमात बना दो, लेकिन हमारे खिलाफ मुकदमात बना के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो मुझसे रिश्वत लेने के चक्कर में भी था, मगर उसका हौसला नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने जरा सी बेपरवाही का मुजाहरा किया तो उसे अपना नुकसान होता नजर आया और उसने कहा, देखो तुम दोनों गैर मुल्की हो। हम लोग गैर मुल्कियों के साथ नर्म रवैया इख्तियार करते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत संगीन इल्जामात हैं। अगर एक बार रिपोर्ट दर्ज कर दी गई तो तुम मुल्क से बाहर भी नहीं निकल सकोगे, और अगर तुम कोई सूरत-ए-हाल निकाल लो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैंने बड़ी लिजाजत से कहा, हूँ। उसने बाल पेन का सिरा ऊँटों से लगाते हुए कहा, क्या दे सकोगे? हम शाह लोग हैं, हमारे पास ज्यादा रकम तो होती नहीं, और फिर अभी कार का नुकसान भी पूरा करना है। वो मेरा दर्द जरा नहीं, उसने बड़ी बेनियाजी से कहा, और इससे तो सिर्फ काम की बात करो। वही कर रहा हूँ जनाब, लेकिन मैं अंदाजा नहीं कर सकता कि इस मामले से जान छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। 2000 अमेरिकन डॉलर, उसने कहा, और नकीता उछल पड़ी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमारे खिलाफ झूठे चार्ज लगाकर हमें लूट रहे हो? अपनी साथी को समझाइए जनाब, इनकी बातें आपकी मुश्किलात में इजाफे का बायस हो सकती हैं, लेकिन जो रकम तुमने तलब की है वो वाकई बहुत ज्यादा है। मैंने नरमी से कहा, इतनी रकम तो हमारे पास से निकलेगी भी नहीं। इल्जामात बहुत संगीन है, लेकिन खैर तुम ये बताओ कि कितने पैसे दे सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 200 डॉलर, मैंने कहा। इसके नतीजे में भी मैं कंगाल हो जाऊंगा। सार्जेंट ने एक निगाह कमरे के बंद दरवाजे की तरफ डाली और अपना इज़राब छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, ये तो बहुत कम है। तुम जो के गैर मुल्की और तुमने फरार होने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं तुमसे ये हकीर सी रकम कबूल कर रहा हूँ। लाओ जल्दी से रकम निकालो। जुमला खत्म करते करते उसके लिए अपनी बेचैनी छुपाना भी मुश्किल हो गया था। मैंने निहायत इत्मीनान से जेब से पर्स निकाला। पर्स अमेरिकी डॉलर के बड़े नोटों से भरा हुआ था। इतने बहुत से नोट देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। मैंने निहायत इत्मीनान से पर्स में से $100 के 2 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। मालूम नहीं तुम्हें क्या हो गया है, नकीता बुड़बुड़ाई। इस तरह ब्लैकमेल होने की जरूरत क्या थी? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास ज्यादा रकम नहीं है, सार्जेंट ने कहा, मगर वो अपना हाथ डॉक्टर की तरफ से बढ़ने से रोक नहीं सकता था। अभी मैं कोई जवाब भी नहीं दे पाया था कि अचानक दरवाजा खुला और वही डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ जो एम्बुलेंस में मेरे साथ आया था। इस वक्त पोजीशन ये थी कि सार्जेंट मेरे हाथ से नोट ले रहा था। डॉक्टर बड़े तूफानी अंदाज में अंदर दाखिल हुआ था और उसने रिश्वत की इस लेन देन को बड़ी हैरत से देखा था। एक लम्हे के लिए तो सार्जेंट को जैसे सकता सा हो गया हो, मगर दूसरे लम्हे वो संभल गया और डॉलर तेजी से मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में डाले और हुसीले अंदाज में खड़ा हो गया। ये कमरे में दाखिल होने का कौन सा तरीका है? उसने डॉक्टर से दुरुस्त लहजे में कहा। कमरे में दाखिल होने से कबर इजाजत लेना जरूरी होता है। आप यहाँ बैठे हैं जनाब, और पूरे हॉस्पिटल में हंगामा बरपा है। डॉक्टर ने सार्जेंट को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम पर मुदाखलत का बेजा मुकदमा भी कायम किया जा सकता है। मैंने जो कुछ कहा है तुमने उसे यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे मैंने कोई बकवास की हो। पुलिस वाला ही रहता है, क्या उसका ताल्लुक CID ही से क्यों ना हो? मैंने कहा, अपनी खैर मदाओ सार्जेंट। डॉक्टर ने खुश्क लहजे में कहा, जिनसे अभी तुमने रिश्वत ली है ये सदारती मेहमान है।
सार्जेंट के चेहरे पर हवाइयां उड़ दी, मगर उसने बेयकीनी से कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर ये सदारती मेहमान होते तो कभी। उसने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए, वरना वो ये कहने जा रहा था कि अगर ये सदारती मेहमान होते तो कभी रिश्वत ना देते। तुम्हें शायद मालूम नहीं, जिस कार में ये सफर कर रहे थे उसका ताल्लुक सदारती महल से है। जैसे ये बात हुई, सदारती महल को इतला भिजवाई गई और उसके बाद से जनरल टेरेस ने सबको खड़ा करके रख दिया। सार्जेंट ने थूक निकला, ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने मेहमानों को कत्ल करके इन लोगों ने उनसे कार छीन लिया और उलिये भी उन्हीं के बना लिए हैं। डॉक्टर ने तंदिया लहजे में कहा, होश के नाखन लो मिस्टर सार्जेंट, जनरल के फोन के बाद से हम इन लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। इत्तेफाक से एक वार्ड बॉय ने इन्हें तुम्हारे साथ आते देख लिया था, इसलिए मैं इधर आ निकला। अब मैं जाकर जनरल टेरेस को इतला किए देता हूँ। डॉक्टर वालसी के लिए पलटा ही था कि सार्जेंट ने झपट कर उसे पकड़ लिया। मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर साहब, उसने बदआवाज़ी से कहा, मेरी इज्जत आपके हाथ में, मैं इन लोगों से माफी मांग लूंगा। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है सार्जेंट, मैंने दबंग अंदाज में कहा। तुम किसी मुजरिम को भी रिश्वत लेकर छोड़ सकते हो और उससे मुल्क की सलामती को भी खतरा लाहक हो सकता है। मैं कसम खाता हूँ क्या पूरी जिंदगी कभी रिश्वत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। सार्जेंट ने रो देने वाले अंदाज में कहा। चलिए डॉक्टर साहब, जनरल परेशान हो रहे होंगे। मैंने पलट कर कहा। लकीता भी उठ गई थी, लेकिन सार्जेंट झपट कर मेरे सामने आ गया। मुझे माफ कर दीजिए जनाब, उसने रिश्वत वापस मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वरना मैं पूरी जिंदगी सुकून का सांस भी नहीं ले सकूंगा। उसे कोई जवाब देने की बजाय मैं पलट कर फोन की तरफ बढ़ गया और फोन का रिसीवर उठा लिया। सार्जेंट ने एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। अगर ये मुझे फोन करने से रोकने की कोशिश करे तो तुम इसके सर पर ये रूल रसीद कर सकती हो। मैंने डॉक्टर से कहा और उसने वाकई ही रूल हाथ में उठा लिया। सार्जेंट बारे खौफ के थर थर कांप रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, मगर मैंने उसकी तरफ से कान बंद कर लिए थे। फोन हो जनरल टेरेस ने उठाया और मेरी आवाज सुनते ही बोला, तुम कहाँ हो अली? हादसे की खबर सुनकर तो मैं बेहद परेशान हो गया था। अभी मैं हॉस्पिटल ही में हूँ जनरल, घबराने की कोई बात नहीं, हम दोनों खैरियत से हैं। शायद गाड़ी रवाना कर चुका हूँ, हॉस्पिटल पहुंचने ही वाली होगी, फौरन मेरे पास आ जाओ। एक बहुत संगीन नोयत के मसले से 2-4 हो गया हूँ। खैरियत तो है जनरल, मैंने तशवीश से कहा। फोन पर नहीं, बस तुम जल्दी से आ जाओ, मामला इंतहाई पेचीदा है, शायद तुम भी उसे हल ना कर सको। क्या बात होगी? नकीता ने मुझसे पूछा। उसे भी अंदाजा हो गया था कि कोई गैर मामूली बात है। महल पहुंचकर ही पता चलेगा। जनरल कुछ परेशान महसूस हो रहा था। मैंने नकीजा से कहा, फिर डॉक्टर से बोला, मैं जनरल से तुम्हारे लिए बात करूंगा, मुमकिन है ये तुम्हें बाद में परेशान करने की कोशिश करे। अगर ऐसी कोई बात हो तो तुम बराह रास्त जनरल टेरेस से मदद ले सको। मैं वादा करता हूँ जनाब, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने कहा और नकीता के साथ बाहर निकल आया। हॉस्पिटल के गेट पर गाड़ी मौजूद थी, जिससे 1000 मुसल्लह मुआवजों का दस्ता भी था। ड्राइवर ने हमारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और हम गाड़ी में बैठ गए। टेरेस महल तक पहुंचने के दौरान खामोशी छाई रही। मैं अपनी सोचों में गुम था और नकीता मालूम नहीं किन ख्यालों में थी। मैं तो यही सोच रहा था कि जनरल टेरेस का लहजा बहुत संगीन था। आखिर ऐसा कौन सा मरला था जिसका हल मेरे पास भी नहीं था। जनरल बड़ी बेताबी से मेरा मुंतजिर था। मुझे देखकर वो तकरीबन झपटता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। तुम लोग खैरियत से तो हो ना? उसने बड़ी तजवीज से कहा। वो तो मैंने फोन पर ही बता दिया था। मैंने कहा, बस तहदीब के सर में मामूली सी चोट आ गई थी, 2-4 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहती खुद आप भी तीमारदारी करेगी। जनरल ने कहा, मैं मादरत चाहता हूँ, अली को जरा अपने साथ ले जाऊंगा, इससे बहुत जरूरी काम है। क्या ऐसी बात है जिसका मुझसे भी छुपाया जाना जरूरी है? नकीता ने शोखी से कहा, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। जनरल ने कहा, लेकिन मामला ऐसा है जिसे मैं खुद आपके इल्म में नहीं ला सकता। अली फुद्दी आपको बाद में बता देंगे। जनरल पर शदीद इज़्तिराबी कैफियत तारी थी। उसने तहदीब के जवाब का इंतजार करने की भी ज़हमत नहीं की और मेरा हाथ पकड़कर तकरीबन खींचता हुआ एक तरफ चल दिया। मैं बगैर किसी मुदामत के उसके साथ चल रहा था। जनरल टेरेस सीधा तहखाने के दरवाजे पर जाकर रुका। मेरी हैरत और भी बढ़ गई। आखिर वो तहखाने में मुझे क्या दिखाने के लिए ले जा रहा था? मैंने सोचा, मगर मैंने खामोशी इख्तियार किए रखना मुनासिब समझा। जो कुछ भी था खुद ही सामने आ जाना था। तहखाने के दरवाजे पर सिर्फ एक फौजी था जो ओहदे के एतबार से कर्नल था। ये भी एक ताज्जुब खेज बात थी। वहां तो किसी संतरी को होना चाहिए था, कर्नल का वहां क्या काम? तमाम इंतजामात मुकम्मल है? जनरल टेरेस ने कर्नल से पूछा। जी हाँ जनाब, कर्नल ने निहायत अदब से कहा। मैंने जो हदायत दी हैं उन्हें अच्छी तरह वे नशीन कर लिया है? जनरल ने कहा, जी हाँ जनाब, बहुत अच्छी तरह से नशीन कर लिया है।
बैली के साथ अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद हर चीज का दारोमदार तुम पर होगा। मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ जनाब। आपने हर बात इस कदर वदाहत से समझा दी है कि अब किसी गलती की गुंजाइश नहीं रही। आओ अली, जनरल ने कहा और एक मैकेनिज्म के जरिए तय खाने का दरवाजा खोल दिया। मैं जनरल टेरिस के साथ बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। तय करने का दरवाजा हमारे हकम में खुदकार तरीके से बंद हो गया था। मैंने महसूस किया कि तय खाने का दरवाजा बंद होते ही जनरल ने सुकून का गहरा सांस लिया है। तहखाने के अंदर रोशनी थी और नीचे हाल के वस में पड़ी हुई इकलौती मेज सीढ़ियों के ऊपर से भी साफ नजर आ रही थी, जिसके गिर्द सिर्फ 2 अदद कुर्सियां पड़ी हुई थी। मेल पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था। मैं जनरल के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और फिर जनरल के इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी कुर्सी खुद जनरल ने संभाल ली थी। मैंने तुमको दोस्त कहा है और हमेशा दोस्त ही समझा है, जनरल ने कहना शुरू किया। मैंने तुम्हारे मिशन को अपना मिशन समझा और उसे जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज एक ऐसा हादसा पेश आ गया कि मुझे वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस मनसूख करना पड़ी। मैंने इस मनसूखी की इत्तला तमाम ममालिक को भिजवा दिया। क्या कह रहे हो जनरल? मैंने चौंक कर कहा। तुमने ऐसी हमाकत क्यों की? इसलिए मेरे दोस्त कि मैं बहुत बेबस आदमी हूँ। जनरल की आवाज बर्रा गई। मैंने महसूस किया कि शहजादा साइन की हिफाजत करना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तुम क्या कह रहे हो जनरल? शहजादा साइन को क्या खतरा लाक था? जनरल ने मगमूम नजरों से मेरी तरफ देखा। जब अपना साया ही वफा ना करे तो आदमी किसी से क्या शिकवा करे। लेकिन बेफिक्र रहो, दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं हो सकेगा कि अली यार खान इजरायली मफादात का हामी हो गया था।